हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आपके इनर चाइल्ड के बारे में। हम सब के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है। जब से हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारे अंदर का वो सेल्फ हमारे साथ साथ बढ़ता रहता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। पर जैसे जैसे हम और बड़े होते हैं तो हमारे अंदर का वो बच्चा मुरझाने लगता है। वो खुश नहीं रहता, वो खुश नहीं रहता। इसीलिए बाहर की कोई भी चीज़ें, लोग हमें खुशी नहीं दे पाते। हमें ऐसा लगता है इस जीवन में कुछ कमी है, कमी है, कमी है। और ये सब हमारे इनर चाइल्ड के साथ गलत, उस पर अत्याचार बचपन में ही हो जाता है और वो इनर चाइल्ड मुरझा जाता है। और फिर उस मुरझाए हुए उस उदास से इनर चाइल्ड के साथ जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कई बार हमें ये भी नहीं समझ में आता कि हमारी परेशानी का कारण क्या है। और हम अपने बहुत अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं और ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा उदासी के साथ, मुश्किलों के साथ बस ढोते रहते हैं। समझ में नहीं आता। हमारी बहुत सारी नीड्स को हम पूरा करने में लगे रहते हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स के पीछे भागते रहते हैं। कुछ डिज़ायर पूरी भी हो रही हैं, कुछ अधूरी रह रही हैं। हमारी नीड्स को हम पूरा करने के लिए अपना बेस्ट देते रहते हैं, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा होता, खुशी नहीं मिलती है। जबकि किसी भी नीड के पूरा होने पर हमें खुशी का एहसास होता है। जैसे अगर मेरी इमोशनल नीड है कि मैं किसी से बैठकर बात करूं, अपने दिल की कोई बात कहूं और किसी ने मेरी बात सुन ली, बस इतने में ही मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी। अगर मेरी नीड कुछ खाने की है और मैंने वो खा लिया तो उससे भी मुझे हैप्पीनेस आएगी, बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर मेरी नीड कोई कपड़ा खरीदने की है और मैंने वो खरीद लिया तो उससे भी मुझे एक सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस की फीलिंग मिलेगी। नीड कोई भी हो सकती है। नीड के पूरा होने पर अपने आप एक सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस की फीलिंग मिलती है। लेकिन जिन लोगों का इनर चाइल्ड मुरझाया हुआ होता है, उनकी नीड्स पूरा होने पर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, उनको हैप्पीनेस नहीं मिलती है। बस अंदर से बुझे बुझे से रहते हैं, हर समय कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। क्योंकि मोस्टली लोगों का वो जो इनर चाइल्ड है, जो उनका बच्चा है, वो बचपन में ही उदास कर दिया जाता है। बचपन में ही हमारे अंदर के उस बच्चे का गला घोट दिया जाता है और एक मुर्दा बच्चे के साथ हम बड़े हो रहे होते हैं। अब सोचिए, ऐसा इंसान जिसके इनर चाइल्ड को बचपन में ही इतना सता दिया गया है, वो अंदर मुरझाया मुरझाया, निढाल, बेजान है। जब अंदर का सेल्फ ऐसा रहेगा तो फिर बाहर की चीज़ें खुशियाँ कैसे देंगी? ना कोई इंसान आपको खुशियाँ देता, ना चीज़ें, ना नज़ारे, कुछ भी आपको खुशियाँ नहीं देता। उदास उदास से, परेशान परेशान से, कॉन्फ्लिक्ट में, सेल्फ डाउट में जीते रहते हैं लोग। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनका इनर चाइल्ड बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ हुआ होता है। उनके पास बाहर से बहुत कुछ उन्होंने अचीव कर लिया होता है, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। फिर भी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, सेल्फ डाउट में रहेंगे, बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे, अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म अपनाएंगे, परेशान रहेंगे। थोड़ा सा आज इसी चीज़ को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, हम सबके अंदर ना एक बच्चा होता है। बच्चे कैसे होते हैं, चलो बच्चों को समझते हैं पहले। बच्चे ना एकदम मासूम, प्योर होते हैं, बड़े स्पॉन्टेनियस होते हैं, एकदम से रिएक्शंस देते हैं, एकदम दिल के साफ होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जो भी उनको चाहिए होता है बस चाहिए ही होता है। एकदम खुश रहते हैं। अभी एक पल में कुछ हुआ, अगले पल भूल जाते हैं, बिल्कुल फिर हंसने मुस्कुराने लगते हैं, नॉर्मल। किसी के लिए उनके मन में जेलसी नहीं होती है, कोई कंपटीशन नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो उन्हें परेशान कर सके। अगर वो रोते भी हैं, किसी बात पे परेशान भी होते हैं, तो सब मोमेंट्री होता है, कुछ मिनटों का होता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इतने प्योर होते हैं बच्चे। पर वही बच्चा जो इतनी प्योरिटी के साथ पैदा हुआ है, कैसे वो बुझने लग जाता है, कैसे वो उदास हो जाता है। जिस बच्चे को हंसना खिलखिलाना ही आता है, वो कैसे मुरझाने लगता है? क्योंकि जब उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसको नेगेटिविटी देता है तो फिर वो बच्चा उस नेगेटिविटी को टॉलरेट नहीं कर पाता।
क्योंकि वो अपने डिफेंस में कुछ कर नहीं पाता, उसकी समझ कम होती है, उसका कॉन्शियस माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता, तो उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा डंप कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा था, सपोज करो अपनी बुक्स ही उठाकर अरेंज कर रहा था या अपने टॉयज़ को अरेंज कर रहा था और उसके हाथ से वो सब गिर गया, कुछ बिखर गया और किसी ने डांट दिया, तुम बिल्कुल स्टूपिड हो, नालायक हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अब एक बच्चे को समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन उसको बार बार उस चीज़ के लिए इतना रिपीटेशन हो रहा है, उसको बताया जा रहा है कि वो इडियट है, उससे कुछ ठीक से नहीं हो सकता, और फिर बार बार उसकी एक गलती को याद दिलाया जा रहा है। अगर वो नेक्स्ट टाइम कुछ कर रहा है तब भी उसको याद दिलाया जा रहा है कि कहीं पिछली बार की तरह गलती मत कर देना, पिछली बार तो तुमने काम खराब कर ही दिया था, नुकसान कर ही दिया था, फैला ही दिया था, अब दोबारा से मत कर देना। यानी कि एक गलती को एक बार नहीं कई बार रिपीट किया जा रहा है, उसके अंदर बार बार रिपीटेशन से एक ये बिलीफ ज़बरदस्ती का भर दिया जा रहा है कि वो इनफ नहीं है, वो किसी काम को अच्छे से करने में केपेबल नहीं है, वो स्मार्ट नहीं है। इस तरीके की तमाम चीज़ें उसके अंदर डाल दी जाती हैं। लोगों की वॉल्यूम हाई होती है, उनके वर्ड्स बहुत हार्श होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस बहुत ख़राब होते हैं, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है, और छोटा बच्चा जब बार बार रिपीटेडली हार्श वर्ड को सुनता है, लाउड टोन को सुनता है, ख़राब एक्सप्रेशंस को देखता है, वो सेफ फील करना बंद कर देता है और एक फियर में रहने लगता है, और उस फियर की वजह से उसके अंदर वहीं से एक एंग्शियसनेस डेवलप होती है, और उसी एंग्शियसनेस की वजह से वो बहुत कॉशियस हो जाता है और उसमें या तो वो काम करने से बचने लगता है या बहुत ही एक्स्ट्रा कॉशियस होकर वो काम करने लगता है। अब वो काम करने से बचता है तो भी फंसा, क्योंकि उसकी डर की वजह से कि वो बार बार क्रिटिसाइज नहीं होना चाहता, बार बार वो आपके वो हार्श वर्ड, वो आपकी हेट्रेट नहीं लेना चाहता, तो वो डरता है, वो बचता है, इससे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता, वो सेल्फ डाउट में चला जाता है, वो अपने बिलीफ जो ज़बरदस्ती उसके अंदर डाल दिए गए हैं उसको अपना बिलीफ बना लेता है और वो दब दब कर जीना शुरू कर देता है। बिल्कुल उदास, मुरझाया सा, परेशान सा रहता है, कॉन्फ्लिक्ट में, कन्फ्यूजन में जीता है। और अगर कोई ओवर कॉशियस हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आता है और उसको एक प्रेशर होता है अपने आप को राइट प्रूफ करने का कि मुझे जो करना है सब कुछ बहुत अच्छे से करना है, परफेक्शन से करना है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, तो वो ओवर अटेंशन पे करता है उस चीज़ के लिए। पीपल प्लीजिंग करता है वो कि लोग मेरे आसपास खुश रहें, मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे एक्सेप्ट किया जाए। और कई बार उसके अंदर दोनों ही केस में, चाहे वो ओवर कॉशियस हो रहा है या एस्केप कर रहा है, उसके अंदर एंगर बिल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी हार्श वर्ड सुनना, लाउड टोन सुनना नहीं चाहता, तो उसके अंदर एक एग्रेशन भी डेवलप हो जाता है। सो किसी के अंदर एग्रेशन पैसिवली निकलता है, यानी कि वो सप्रेशन की वजह से अपने आप ही सफ़र करते रहते हैं, अंदर अंदर हीन भावना के शिकार हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, ये सब उनके अंदर चलता रहता है। और कई बार ये एग्रेशन कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ये ओवर प्लीजिंग के रूप में निकलता है, या फिर एकदम से बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे कि तुम खुद कर लो, अच्छा मुझसे नहीं होता ना ठीक, तो तुम खुद कर लो। किसी भी तरीके से एग्रेशन मल्टीपल वेज में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। ऐसा पर्सन जिसको बचपन में बहुत कंट्रोल में रखा गया है, उसको बार बार कुछ उसकी कमी बताई गई है, बाद में वो दूसरों में भी कमियां निकालना सीख जाता है, या छोड़कर कि खुद ही कर लेंगे, मेरे को नहीं आता ना, तुम मुझसे कह क्यों रहे हो इस काम को करने के लिए, वो इस तरीके से आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाता है, वो इस तरीके से अपने एंकर को एक्सप्रेस करता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो वो फिर सेल्फ डिफेंस में अब्यूज़ करना, फिज़िकल अब्यूज़ करना, वर्बल अब्यूज़ है ना, अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करना, ये सब उसके लिए बहुत कॉमन हो जाते हैं। और क्योंकि उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, इसलिए वो भी दूसरों को अच्छे से ट्रीट करना कभी सीखता नहीं है। और जो बिल्कुल ही पैसिव हो गया है, एस्केप करने लगा है, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म होने लगता है, वो चुपचाप से रहता है, कोई भी चीज़ों में इनिशिएटिव नहीं लेता, एक काम को करने से पहले भी 10 डाउट उसके अंदर चलेंगे, दूसरों से रीअश्योरेंस लेगा, डरता डरता कुछ काम भी करेगा, फिर उसके बाद जब आप इतना डर डर के करोगे तो आपके काम बहुत अच्छे तो होंगे नहीं, तो उसका बिलीफ और ज़्यादा रीइंफोर्स होता रहता है कि वो सच में जो दूसरे लोगों का ओपिनियन था उसके बारे में, वही लोग सही थे, उससे वास्तव में कुछ अच्छे से नहीं हो सकता।
तो या तो पर्सन बहुत एक्सट्रीम में जा सकता है कि वो दूसरों को कंट्रोल करने लगे, या बहुत ही रिबेलियस हो जाए, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, दूसरों को बुली करने लगे, या फिर वो बिल्कुल ही ऐसे सबमिसिव सा, पैसिव सा एकदम से रहे, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट ऐसा रहे, क्योंकि बीच का रास्ता अपना नहीं पाता। क्योंकि देखिए, हम सब के अंदर ना किसी भी काम को करने के समय पर कुछ भी हमारे आसपास हो रहा होता है तो 3 वॉइसेस आती हैं। एक वॉइस होती है हमारे अंदर के बच्चे की, एक वॉइस होती है हमारे पेरेंट की या जो भी अथॉरिटी फिगर होते हैं, और एक वॉइस होती है हमारे वाइजर सेल्फ की। एक सिंपल से एग्जांपल से लेते हैं। आपने देखा कि आप रोड पे जा रहे थे, आइसक्रीम का एक ठेला देखा आपने। अब एकदम से आपके अंदर का बच्चा एकदम से आया, आइसक्रीम खाते हैं। अभी आप बड़े हो गए हैं, से फॉर एग्जांपल आप 30 इयर्स के हैं और आप बड़े हो गए हैं, लेकिन एकदम से आइसक्रीम को देखते ही आपके अंदर वो आइसक्रीम खाने की जो टेम्पटेशन फील हुई, एकदम से आया, आइसक्रीम खाते हैं। ये क्या? ये आपके उस अंदर के बच्चे की आवाज़ है। फिर मान लीजिए उस टाइम पर सर्दी का मौसम चल रहा है तो एक और आवाज़ आई, अरे यार अभी विंटर्स है, इतना कोल्ड है, कहीं आइसक्रीम खाने से तबीयत ख़राब ना हो जाए। ये क्या है? ये है आपकी पेरेंट वॉइस जो आपको रोक रही है। और एक होता है हमारा वाइजर सेल्फ, अरे यार विंटर्स हैं, ठीक है, बट मैं हेल्दी हूँ और दोपहर का समय है और एक आइसक्रीम तो खाई जा सकती है, और मैंने तो सुना है आइसक्रीम की तासीर भी ना गर्म होती है, तो खा लेते हैं, इतनी दुनिया खा रही है और देखो लोग खाते ही होंगे, तभी तो ये ना यहाँ पर आइसक्रीम बेचने के लिए खड़ा है। तो इस तरीके की रीजनिंग ये कहाँ से आ रही है? आपके वाइजर सेल्फ से आ रही है, जो आपके बच्चे को और पेरेंट दोनों की वॉइस को एक मिड वे में लाकर बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। अब जिन बच्चों के साथ बचपन में ही इतना सब कुछ हो जाता है तो उनका जो अंदर का इनर सेल्फ की वॉइस होती है, जो उनका किडिश सेल्फ होता है, उसकी वॉइस धीरे 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 मरने लगती है। यानी कि उसकी खुद की इच्छाएं वो खुद दबाने लग जाता है, मरने लगती हैं वो। तो उसके अंदर की वो किडिश चाइल्डिश वॉइस, जो इनर चाइल्ड की वॉइस है, वो आनी बहुत कम हो जाती है। शुरुआत में आती है लेकिन वो दबाता जाता है तो वो आनी कम हो जाती है। कुछ में ऐसा होता है और कुछ में ऐसा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अब मेरी मर्जी चलेगी। जिस बच्चे की पहले नहीं चली, अब वो बच्चा इतना ज़िद्दी हो गया है कि अब उसको अपनी चलानी, तो इम्पल्सिवली, माइंडलेसली वो कुछ भी ऐसे इम्पल्सिव कर रहा है, ऐसा हो जाता है। और जो पेरेंट की, जो अथॉरिटी फिगर की वॉइस थी, कुछ बच्चों पे जो लोग बहुत पैसिव जोन में चले जाते हैं, जो सेल्फ डाउट में जाते हैं, उन पर पेरेंट की बहुत हैवी हो जाती है। वो पेरेंट या कोई भी पेरेंटल फिगर, अथॉरिटी फिगर, बॉस हो गया उनका, कोई भी ऐसा हो गया जो उनको थोड़ा पावर में दिख रहा है, उस सब की बहुत ज़्यादा वॉइस कंट्रोलिंग हो जाती है उनके हेड में। सही गलत में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, डाउट में रहते हैं। और जो बच्चे रिबेलियस टाइप के हो जाते हैं, जो बुली करने लग जाते हैं दूसरों को, बहुत ज़्यादा इस तरीके से एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, उनके अंदर वो पेरेंट वॉइस को काटने की बहुत स्ट्रॉन्ग कर जाती है कि काटना है अब इस वॉइस को, इसकी तो सुननी नहीं है, ये तो हमेशा ही गलत है। क्योंकि अब वो दबना नहीं चाहता, किसी से कंट्रोल नहीं होना चाहता। और जो उनका वाइजर सेल्फ की आवाज़ होती है दोनों ही केस में, तो जो पैसिव वाला होता है, जो दबा है, जिसने छोड़ा है सिचुएशन को, बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हो गया है, जिसका सेल्फ इस्टीम की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो गया है, तो उसका वाइजर सेल्फ डेवलप ही नहीं हो पाया। और जो दूसरा वाला है, जो अब बुली करता है, जो बहुत ही ज़्यादा अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहता है, तो उसका जो वाइजर सेल्फ है वो बहुत डिस्टॉर्टेड सेल्फिश हो गया है। वो उसको एडवाइस करेगा वही जो उसके बेनिफिट की होगी। तो दोनों ही केस में पर्सन का तो नुकसान ही हो गया ना। सो हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। अगर बच्चों को बहुत लाड प्यार करते हैं हम, तो कभी कभी उनको डांटना ज़रूरी हो जाता है, उनको रोकना ज़रूरी हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कोई भी वर्ड्स यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये नहीं ना आप कितना भी चिल्लाएंगे और रिपीटेडली। चलिए आपसे कभी रेयर ऑफ रेयर, आपकी भी अपनी लिमिटेशन है, हो गया। क्योंकि जब आपको पेरेंटिंग मिली थी आपको भी समझ नहीं थी, आपके साथ जो हुआ आपको लगा यही सही तरीका है और आपने उसको वैसे ही अपने बच्चों पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन जब आपको पता चल गया, उसके बाद से रोक दें, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग नहीं रोकते हैं और रिपीटेडली बार बार किसी को ऐसा एक्सपीरियंस कराते रहते हैं। बच्चों पर इसका बहुत इफेक्ट होता है। इफेक्ट तो बड़ों पर भी होता है, लेकिन बड़ों पर कम होता है क्योंकि उनका अपना
कॉन्शियस इंटेलेक्ट डेवलप हो गया है। आप 10 मिनट किसी पे चिल्ला लें, वो 1 मिनट में आपके 10 मिनट बर्बाद कर सकता है, आपकी बात को इग्नोर करके, आपको बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड कर कर या आपको गलत ठहरा कर किसी भी तरीके से वो आपको गलत साबित कर सकता है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। बट बच्चे के पास अपना प्रोटेक्शन के लिए वो कॉन्शियस इंटेलेक्ट नहीं होता है। बच्चा एक वल्नरेबल स्टेट में होता है और वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है एक स्पॉन्ज की तरह। तो यहाँ पर समझना है कि जो भी इंसान आज आपको उदास दिखाई दे रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट में रह रहा है, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, या बहुत ही ज़्यादा ओवरली डिफेंसिव रहता है, बहुत ही कंट्रोलिंग है, इवन उसमें नार्सिसिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी, तो उस पर्सन के अंदर इनर चाइल्ड बाउंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, वो अंदर से इतना टूटा हुआ है, इतना ज़ख्मी है कि उसको हीलिंग की ज़रूरत है। तमाम केसेस ऐसे आते हैं। मैं आपको कुछ का उदाहरण देती हूँ। एक लेडी थी, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव मदर, और उनका जो प्रोफेशन था वो टीचिंग का प्रोफेशन था। तो टीचिंग में भी वो बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस। वैसे तो टीचर को इतना सिंसियर होना चाहिए, बट इतना एक्स्ट्रा कॉशियस कि एक एक बच्चे के लिए इतना एक्सट्रीम में जाकर पेन लेना कि अपने बच्चे के लिए भी पढ़ाई के लिए इतना पेन लेना और प्लस अपनी क्लास के बच्चों के लिए भी इतना पढ़ाई में के लिए पेन लेना कि जिससे उनकी पर्सनल लाइफ उनके हस्बैंड के साथ भी डिस्टर्ब होने लगी, क्योंकि वो हर समय ही इसी सब चीज़ों में लगी रहती थी। इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहने की वजह से वो अपने हस्बैंड को या कोई रिलेटिव वगैरह थे उनको टाइम नहीं दे पाती थी, हर समय इसी में लगी रहती थी। अब इस बात से बहुत परेशान हो गई और उनके हस्बैंड से भी एक तरीके से डिस्प्यूट होने लग गया। हस्बैंड ने बोला, भाई तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपना यही सब लगा रहता है, एक नौकरी तो करती हो लेकिन नौकरी के चक्कर में तुमने हमें बिल्कुल ही निगलेक्ट कर लिया है, मत ही करो इससे तो नौकरी। और बच्चे को लेकर भी इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो, उसकी पढ़ाई को लेकर और ये सब चीज़ें, इतना हर समय तुम्हें ऑब्सेशन सा रहता है, क्या है। तो जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत लड़ाई झगड़ा रहने लगा, तो वो बहुत स्ट्रेस में आ गई। तो तब मेरे पास आई तो पता चला कि जब वो छोटी थी तो उनको पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता था। उनको क्या क्या नहीं सुनने के लिए मिलता था, पढ़ाई के लिए बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता था। पढ़ाई के लिए ये बुद्धू है, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, और उनको केवल सुनने के लिए नहीं मिलता था, उनको थप्पड़ भी पड़ते थे। और उनको यही बार बार एक मैसेज दिया जाता था कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है, पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, पढ़ाई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत लंबे बहुत लंबे घंटों तक पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर पढ़ाई से कोई इंसान कुछ अच्छा कर सकता है। और पढ़ाई के बिना ज़िंदगी में काम नहीं चलता, कुछ भी हो जाए पढ़ाई तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सब रिपीटेडली उनकी फैमिली से उनको बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, उनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा। अब जब वो बड़ी हो रही थी तो सारा पेरेंट्स का उनका फोकस पढ़ाई पर ही था। घर में पढ़ाई का इतना स्ट्रिक्ट माहौल था कि खेलने की भी इजाज़त नहीं थी, घंटों घंटों बस पढ़ो। मतलब अगर आप घर में हो तो बस पढ़ो, आपको रेस्ट करना भी इतना अलाउ नहीं है, आपको खेलना भी अलाउ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। अब इनके दिमाग ने पढ़ाई से और क्लोजनेस बना ली। अब इनके दिमाग ने क्या किया, पढ़ाई का एक ऑब्सेशन कर लिया, क्योंकि इनके दिमाग में ये बिलीफ डाल दिया गया कि पढ़ाई के बिना और कुछ नहीं हो सकता, और पढ़ाई इतनी आसान नहीं है कि कुछ ही घंटे बैठोगे तो हो जाएगी। पढ़ाई के लिए बहुत लंबे घंटे बैठना पड़ता है, और प्लस पढ़ाई के लिए बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये इतना ज़्यादा पढ़ाई करती थी, पढ़ पढ़ के इनके ग्रेड्स तो आ गए, लेकिन ये अपने आप को खोती चली गई। इनके सारे शौक़ मर गए, इनको किसी तरीके का कोई शौक़ नहीं रहा। इनको हर समय एक डाउट, इनफ नहीं हूँ मैं, इनफ नहीं हूँ। इम्पोस्टर सिंड्रोम भी हो गया इनको, जिसमें ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें कि ना एक पर्सन को कितना भी वो अपना बेस्ट कर ले, अच्छा कर ले, लेकिन उसको लगता है कि उसने इनफ नहीं किया, उसको अपने अंदर कमी लगती है। तो इनको हमेशा ऐसा लगता था। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो गई उस चीज़ के लिए, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान से करना। और ऐसे करते करते इनके ग्रेड्स तो बहुत इंप्रूव हो रहे थे, टॉप भी कर रही थी, सब कुछ थी, लेकिन इनकी लाइफ में इसके अलावा कुछ और ही नहीं, बस सब कुछ इसी के आसपास ही घूम गया इनका। और फिर इन्होंने अच्छे ग्रेड्स किए, अपने दम पर अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी इनको मिल गई, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लूप में ही घूमती रही। वो चीज़ इनकी पेरेंटिंग में भी रिफ्लेक्ट हुई जब इनके खुद के बच्चे हुए, और जो टीचर बनी है
उसमें भी इनके स्टूडेंट्स के साथ भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। इतनी हावी हो गई थी तो देखिए इनकी शादी भी ख़राब होने लगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक फीमेल जो कि क्रिमिनल लॉयर बनी और ख़ास तौर से वो वुमेंस के केस पकड़ती थी। वुमेंस के ख़िलाफ़ अगर कुछ भी इस तरीके से गड़बड़ हो रहा है तो उसके केसेस पकड़ना और वुमेंस को जस्टिस दिलाना, ये उनका था। अब वो इतना कुछ करती थी लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं रहती थी, उनको नींद नहीं आती थी। तो तब मेरे पास आई तो तब पता चला कि उनके चाइल्डहुड में भी ऐसा ही था कि उनके फादर बहुत अब्यूसिव थे, बहुत अल्कोहल लेते थे, उनकी मदर को बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, गाली गलौज, खूब इस तरीके का माहौल ख़राब रहता था। ये डरती थी, रोती थी, बहुत ज़्यादा इस तरीके से परेशान होती थी। अब इतना तमाशा रखते थे इनके फादर, तो इनकी मदर बहुत ज़्यादा रोती थी और रोते रोते इनको बोलती थी कि मैं तुम्हारी वजह से ही ज़िंदा हूँ, तुम मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं कभी की मर गई होती, तुम ही मेरा सहारा हो, तुम्हारे सहारे में जिंदा हूँ। इस तरीके की बहुत बातें तमाम बहुत लंबे समय तक हुई। अब एक बच्चे को बार बार ये सुनना पड़ रहा है कि तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, तुम ही मेरे जीने का सहारा हो, ये वो सब कुछ। और मदर जो भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है वो सब वेंट आउट हो रहा है बच्चे के सामने। बच्चे के अंदर सब कुछ आ रहा है, उस पर एक प्रेशर आ रहा है कि मैं ही मदर का सहारा हूँ, मुझे अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपनी मदर को खुशी देनी है। तो ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा अपनी मदर के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गई। सब कुछ वही करना जो मदर को एक कंफर्ट वाली फीलिंग दे सके, बचा के रख सके इन सब चीज़ों को से, मतलब एक तरीके से मदर की सेवियर बनना। और जैसे जैसे बड़ी हुई इनके अंदर आदमियों के लिए एक हेट्रेड सी डेवलप हो गई, जबकि केवल इनके फादर ऐसे थे। ऐसा नहीं है कि अब सारी दुनिया के आदमी ही ऐसे होते हैं, लेकिन क्योंकि इतना रिपीटेशन हुआ तो इनके अंदर ये हो गया। और ये कि अगर लड़कियों को बचना है या किसी को भी प्रोटेक्ट करना है तो उसके हाथ में पावर होनी चाहिए। तो इनको कहीं से पता चला कि लड़कियों के हाथ में पावर आएगी अगर वो कोई वकील जज इस तरीके से बन जाए तो वो आएगी। तो इन्होंने फैसला लिया कि मैं वकील बनूंगी, और ये वकील बनी भी। और इन्होंने फिर वहाँ पर भी अपने जो चूज़ किया वो ये चूज़ किया कि मैं विमेंस के केस लड़ूंगी और विमेंस को जस्टिस दिलाऊंगी। अब जब ये खुद 20 साल की थी तो तब इनकी मदर एक्सपायर हो गई। अब जब इनकी मदर एक्सपायर हो गई 20 साल की छोटी सी उम्र में ही, फिर इन्होंने क्योंकि लॉ करने का सोचा था तो लॉ ही करा इन्होंने और ये लॉयर बन भी गई। तो ये सिर्फ विमेन के ही केस लड़ती थी। तो हर बार इनके अंदर एक फीलिंग आती थी, ये बोलती थी कि मैम जब भी मैं किसी विमेन को न्याय दिलाती हूँ तो मुझे लगता है मैंने अपनी माँ के साथ न्याय कर दिया। हर औरत को प्रोटेक्ट करना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, लेकिन इस सब चक्कर में मैं खुद को खो गई हूँ। मुझे कोई भी आदमी पसंद नहीं आता। सब मुझको बोलते हैं कि शादी कर लो, मेरी उम्र 35 हो गई है, लेकिन मैं शादी करने का सोच ही नहीं पाती हूँ। मैं किसी आदमी को उस जगह रख ही नहीं पाती हूँ कि किसी आदमी के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी होगी, ये शादी में मुझे किसी आदमी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझसे नहीं होता। तो इनका इनर चाइल्ड वुंडेड है, इसलिए इनसे नहीं हो पाता। और ये एक दो नहीं, ऐसे तमाम केसेस हैं। एक और लड़के का केस मैं आपको बताती हूँ। एक लड़का जिसका इनर चाइल्ड इसी तरीके से बहुत ज़्यादा वुंडेड था, क्योंकि उसका फादर बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट था। घर में बस मेरी ही चले, बस और किसी की नहीं, तो अपने हिसाब से चलाना, नहीं तो वही मार पिटाई, गाली गलौज, दूसरे लोगों के सामने बिल्कुल ऐसा हो जाना जैसे कि इनसे अच्छा फादर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बहुत कंफ्यूज्ड एनवायरनमेंट में वो बच्चा बड़ा हुआ, उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। तो उसका इनर चाइल्ड बहुत कंफ्यूज, और जब भी कोई डिमांड करे तो उसको रोक दिया जाए, कभी बिना डिमांड के भी उसको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कर दिया जाए जो कि अनएक्सपेक्टेड था और नीड भी नहीं थी उसकी। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है। तो इसका इनर चाइल्ड भी बहुत हर्ट रहता था, क्योंकि कब अनप्रेडिक्टेबल वे में इसको गालियाँ पड़ जाएँ, थप्पड़ पड़ जाएँ, पता नहीं चलता था। तो धीरे धीरे इसके अंदर फादर फिगर के लिए, जो भी अथॉरिटी फिगर होती थी उनके लिए एक फियर बैठने लगा, और कहीं ना कहीं हेट्रेड भी बैठने लग गई। और धीरे धीरे इसका अंदर का इनर चाइल्ड हर्ट हो गया, और इसको लगने लगा कि नहीं, पहले अपने आप को टफ बनाना है, और अपने आप को ऐसे टफ बनाना है कि हमारे अंदर की कोई भी ऐसी डिज़ायर्स, नीड, इम्पल्सेस नहीं होने चाहिए जो हमें कंट्रोल कर सके, और हमारा फुल कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर। और उसके साथ ये लड़का बड़ा हुआ। जब ये बड़ा हुआ, कॉलेज में भी था, तो उस एज के बच्चे जनरली हंसते बोलते हैं, मज़े करते हैं, लेकिन इसका इन सब में इंटरेस्ट नहीं रहा। ये सिर्फ अपने आप को पावर, कि मेरे पास कैसे पावर आए। तो उस सब में इसने अपने इनर चाइल्ड को पूरी तरीके से खो दिया। शौक़ पूरे नहीं करने, अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना,
अपने सेल्फ कंट्रोल में रखना, कोई भी इंसान कुछ भी पूछे नहीं नहीं, मतलब सिर्फ अपना सेल्फ कंट्रोल दिखाना कि नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं है, ऐसे कि मैं एक टफ इंसान हूँ। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? फिर प्रॉब्लम आई, इसने गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश भी की लेकिन आप बिल्कुल ही अंदर से मरे हुए हो, तो आपके साथ कोई पर्सन टिक ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसको हमेशा सही गलत की शिक्षा दे रहे हो, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके साथ बहुत अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर कर रहे हो, कभी तो उसको बिल्कुल ही आसमान पे चढ़ा रहे हो, कभी उसको ज़मीन पे धक्का दे रहे हो एकदम से। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नेचर की वजह से इनकी रिलेशनशिप भी नहीं टिक पा रही थी। तो जब 6-7 ब्रेकअप हो गए उसके बाद उसको समझ में आया कि यार मैं 32 का भी हो गया, 7-8 मेरे ब्रेकअप भी हो गए हैं, कुछ हो नहीं रहा है मेरा, क्या हो मतलब किस दिशा में मेरी लाइफ जा रही है, क्यों नहीं मेरे पास टिक रहा। तब इनको बताया गया, इनकी समझाया गया कि देखो आपका इनर चाइल्ड इस तरीके से ऐसा बिहेव कर रहा है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपके अंदर इनर चाइल्ड की वॉइस जो है ना मर गई है, और आपके अंदर जो पेरेंटल वॉइस है वो ज़्यादा हो गया, और आपका वाइजर सेल्फ डेवलप ही नहीं हुआ है। तो इस तरीके से होता है। अब चलिए बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं उसको पेन डाउन करो। पेन डाउन करने का मतलब पूरा जर्नल करो, पूरा लिख लो उसको, और फिर वो इश्यूज से वापस रिवर्स जाओ कि आपके बचपन की तरफ बैक में जाओ, और अंदर जाकर देखो कि इसका कनेक्शन आपके चाइल्डहुड एनवायरनमेंट से, आपके पेरेंटल फिगर से, या जो भी अथॉरिटी फिगर्स थे, जो भी आपको रिपीटेडली इन्वायरमेंट मिला घर से, स्कूल में, कहीं पर भी, जो आपके अर्ली ईयर्स की कंडीशनिंग, अर्ली 8 ईयर्स की कंडीशनिंग थी, या 14 ईयर्स की कंडीशनिंग तक ले लो, क्योंकि अर्ली कई बार 8 बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाता है, तो बिना थेरेपिस्ट के अर्ली 8 ईयर्स को एक्सेस करना अच्छे से सब नहीं कर पाते हैं, तो 14 तक ले लो कि अर्ली 14 तक, क्योंकि शुरुआती 8 सालों में मदर और 8 to 14 फादर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो 14 ईयर्स तक ले लो आप, क्योंकि वो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी केयर टेकर होते हैं। तो वहाँ तक देखो कि सबके कनेक्शन आपको आपके चाइल्डहुड में मिलेंगे, और फिर उन कनेक्शंस को लिखो, एंड फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मेरे इतने पुअर बिलीफ, सपोज आपके मनी को लेकर पुअर बिलीफ है कि पैसे कमाना आसान नहीं होता, सपोज करो आपको हमेशा ही फीलिंग आती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आपको कुछ भी लगता है क्या यार रिलेशनशिप में मेरे को नहीं फंसना, कुछ भी किसी भी एरिया में आपको लगता है कि यार बिना जो है ना किसी के सपोर्ट के आदमी ग्रो नहीं कर सकता, कहीं भी किसी भी एरिया में अगर आपको कुछ भी इस तरीके का लगता है, तो आप उसके कनेक्शंस को बनाने की कोशिश करो। आपको समझ में आएगा कि आज आपके साथ जो हो रहा है उसका सीड बहुत पहले ही पड़ चुका था, और फिर वहाँ से कनेक्शन से जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आपको बहुत विजडम आएगा, और फिर वहाँ पर लिखो कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरे को अपनी हीलिंग के लिए अपने ये जो बिलीफ हैं, जो पुअर बिलीफ्स आपने लिखे हैं, उन सब को चैलेंज करो। सही क्वेश्चन पूछो कि ये 2 लोगों ने, 4 लोगों ने मुझे कहा कि तुमसे ये काम नहीं होगा, हुआ दे हैं कौन वो, और उनकी बात कैसे मेरे उसमें सही है। अगर मैं उनकी बात को इग्नोर कर कर ट्राई करूं, उसके बाद देखता हूं कि क्या होगा। इस तरीके से अपने आपको ट्रायल मोड पर डालो। दूसरों के ओपिनियन को अपना बिलीफ मत बनने दो, उनको बोलो कि किसी का ओपिनियन था, ये मेरे बारे में फैक्ट नहीं है, मैंने क्योंकि उसके ओपिनियन को फैक्ट समझने की गलती की थी, इसलिए मेरी लाइफ के इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आए, पर अब उसके ओपिनियन को मैं रिजेक्ट करके अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग एक्शन लेकर उस एक्सपीरियंस से अपना नया बिलीफ तैयार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अंदर से तैयार हूँ। ये ज़िंदगी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। आप कॉन्शियसली ये सब करें, जो चीज़ आपने अच्छी की है उसको लिखें और उसके लिए ग्रेटफुल हों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पर ना नेगेटिविटी इतनी हावी होती है कि हम जो अच्छा करते हैं उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। जबकि कोई इंसान कितना भी परेशान हो, कितना भी अंडर कॉन्फिडेंट हो, फिर भी वो बहुत कुछ अच्छा कर रहा होता है। उसको लिखें, उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करें, और अपने पुराने सड़े गले बिलीफों को, उनका बेस देखें, किस बेस पर आपने बना रखे, और उनको चैलेंज करें, और उनको चैलेंज कर कर अपने नए एक थॉट प्रोसेस के साथ एक्शन लें। उससे एक्सपीरियंसेस जो आएंगे, जैसे ही आपके पास 4-5 एक्सपीरियंस आएंगे, आपका नया बिलीफ खड़ा हो जाएगा तैयार। दूसरे के ओपिनियन को केवल एक फीडबैक की तरह लें,
हर एक फीडबैक की एंट्री अपने अंदर नहीं आने देते। इस तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आराम से एक रिलैक्सेशन मेडिटेटिव स्टेट में कोई भी सूदिंग म्यूज़िक सुनकर आप अपने आप को एक अल्फा स्टेट में डालें। जैसे डॉक्टर किशिका जैन ऐप पर बहुत सारे इस तरीके के मेडिटेशंस हैं और इस तरीके के बहुत सारे सूदिंग म्यूज़िक होते हैं जो आपको एक अल्फा स्टेट में पहुंचा देते हैं। आप वहाँ पर अल्फा स्टेट में अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को ऐसे इमेजिन करें कि आपके सामने आपका वो यंगर सेल्फ है। या आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक मैजिक मिरर है आपके सामने, जब आप उसमें अपने आप को देख रहे हैं तो आपका वो यंगर सेल्फ आपको दिखाई दे रहा है और आप उसे मैसेज दे रहे हैं कि जो भी कुछ तुम्हें कहा गया, जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ, उस सब के लिए आई एम सॉरी। उस वक्त मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू। जो भी आपके बिलीफ सेट हो गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिलीफ ऐसा सेट हो गया है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो उसे बताओ कि यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर गुड इनफ। तुमने बहुत कुछ अच्छा किया है और जो भी अच्छा किया है उसके लिए अप्रिशिएट करो और तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। जो तुम चेन से बंधे हुए थे, मैंने उस चेन से तुमको फ्री कर दिया है और अब तुम भागने दौड़ने के लिए जो कुछ करना है वो सब करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी का भी कोई भी नेगेटिव ओपिनियन आएगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा उससे, क्योंकि अब मेरे पास रिजेक्ट करने की पावर है। और उसको खूब प्यार करें, दुलार करें, उसको अपने गले से लगाएं और उसको अपने अंदर पीसफुली मर्ज होने दें। एक छोटा सा 2-3 मिनट का विजुअलाइजेशन भी आपके इनर चाइल्ड को हील करता है। और इनर चाइल्ड हीलिंग पर मैं बहुत ही जल्दी एक मेडिटेशन बनाकर, जो कि एक अल्फा मेडिटेशन है, वो बनाकर अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रही हूँ कि बहुत लोगों का इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और उनके अंदर की आवाज़ बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड हो जाती है, उनका वाइजर सेल्फ डेवलप ही नहीं हो पाता है। तो आप अपने लेवल पर ये छोटा सा 2-3 मिनट का ऐसे इमेजिनेशन प्रोसेस कर सकते हैं और बाकी एक डिटेल मेडिटेशन मैं इसके लिए बनाकर डाल दूँगी जल्दी ही, ताकि आप लोगों की घर बैठे ही मदद हो जाए और आप लोग खुश रहें। तो आज आपको समझ में आ गया होगा इनर चाइल्ड वुंड्स के बारे में और कैसे आप अपनी ऐसे मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सबकी नीड है। और कमेंट कर कर आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या सीखा आपने। और जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि ये मेडिटेशन में जल्दी से बना दूँ इनर चाइल्ड हीलिंग का, उतना जल्दी मैं बना दूँगी। इस वीडियो को शेयर करें, केजे टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।